एडीओ बीडीओ भर्ती घोटाला खोलने में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। और भी मेरे साथ उत्तराखंड के कई युवा साथी मौजूद है, आपका अभिनंदन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इस लड़ाई में, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में देवभूमि डायलॉग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। जुगरान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो काबिल व्यक्ति है उसकी नौकरी पैसे और पहुंच में क्यों फीकी पड़ जा रही है? देखिए भट्ट जी, विषय बहुत संजीदा है। इससे ज़्यादा संजीदा उत्तराखंड के लिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तराखंड बने 22 वर्ष हो गए और उत्तराखंड के नौजवान के पास अगर रोजगार का साधन आज भी कोई है 22 वर्षों बाद, तो केवल सरकारी नौकरी बचा है। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 2 दिन में नहीं हुआ, ये किसी एक सरकार में नहीं हुआ या किसी भी सरकार में नहीं हुआ। 22 वर्षों में ये जो छोटा करप्शन का पौधा हमको हमारे यहाँ बीजारोपण हुआ, ये 22 वर्षों में हुआ है। हम ये नहीं कह सकते अमुक सरकार के कार्यकाल में हुआ, अमुक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ या अमुक चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल में हुआ। ये 22 वर्षों में इसकी जड़ें यहाँ तक पहुँची है। स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जैसे ही ये बात निकल के आई बेरोजगारों के द्वारा, बेरोजगार संघों के द्वारा, गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया, FIR मुकदमे करने के आदेश दिए, STF इंक्वायरी कर रही है। जो STF कर रही है आपके समक्ष है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि विद आयरन हैंड, बड़े हथौड़े के साथ जो है इसकी जड़ें मिटाने के प्रयास, प्रयत्न, कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। और यहाँ तक कि हमने जब मुख्यमंत्री जी से उस बारे में चर्चा करी, तो मुख्यमंत्री जी से 3 दिन पहले चर्चा हुई। मैंने भी उनको सुझाव दिया। मैंने कहा ये मामला खाली यूके SSC तक सीमित नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में भी है, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम कराए वहाँ का भी है, ये UBTR ने जो एग्जाम कराए वहाँ का भी है, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम कराए वहाँ का भी है। और ये 1 वर्ष का नहीं है, 22 वर्ष का है। इसलिए आप विचार करिए, ओपन रखिए ऑप्शन, क्यों न ये मामले को CBI इंक्वायरी के लिए दे दिया जाए। कहा सारे विकल्प खुले हुए हैं, आवश्यकता पड़ेगी, अभी STF ठीक काम कर रही है, अगर आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार CBI जांच की संस्तुति करेगी। चलिए गरिमा जी, आपको लगता है कि ये लोग कितनी सालों से मेहनत करते हैं, सपना एक ही होता है कि हमें एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, सब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं आज। निश्चित रूप से जब हमने पृथक पहाड़ी राज्य की परिकल्पना की थी, उस वक्त इसी वजह से ये परिकल्पना की गई थी कि हमारे युवाओं को यहाँ के संसाधनों पर अधिकार मिलेगा, चाहे नौकरी हो चाहे दूसरे संसाधन हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आज के अखबार में भी खुलासा हुआ है कि 2018 की 917 लेक्चरर पद पर भी जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। 2019 में फॉरेस्ट भर्ती गार्ड होता है, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। और 2022 में अगर ये UKSSC होता है तो उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। जुगरान साहब ने सही कहा कि एक ओवरनाइट चेंज ये नहीं हुआ है, ये एक नेक्सस है, ये एक कॉकस है, ये एक गिरोह है जो लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और मैं तो कहूंगी कि ये गिरोह लगभग 2016-17 से सक्रिय हुआ है। अगर कोई कांग्रेस के कार्यकाल का कोई मामला आपकी नजर में है प्रमाणों के साथ, तो निश्चित तौर पर आपकी सरकार है, आपको जांच बैठानी चाहिए। लेकिन फिर आपको जवाब ये भी देना होगा, इन्होंने कहा कि हम CBI जांच के लिए ओपन है। NH-74 की CBI जांच की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, जो मुखिया होते हैं प्रदेश के, और बैकफुट पर चले जाते हैं। तो CBI जांच जब NH-74 की नहीं हुई तो इस भर्ती की कहां से होगी? इसलिए हम लेकिन आप चाहती हैं कि CBI जांच हो? निश्चित तौर पर हम चाहते हैं, लेकिन हम आशान्वित इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं हम धन सिंह रावत जी के सारे विभागों के फर्जीवाड़े साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, सहकारिता हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा विभाग हो, सब सामने रख चुके हैं। किस तरह से धोर तरीके से आपको लगता है अभी तक जो STF कर रही है वो वाकई उन लोगों तक पहुंच पा रही है जो लोग इसके किंगपिन हैं? आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, STF की जो अभी तक की कार्रवाई है, हुआ जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से कोई संबंध नहीं था, उनको क्यों नहीं उठाया गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे कई है, एक मंडल में नहीं, एक जिले में नहीं। अपना हाथ वहाँ पर भी डालने बोलिए, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई हो, उन पर भी STF अपना हाथ डाले। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कल की डिबेट में हमने सुना था, उन्होंने कहा कि यदि ये मामला दूसरे राज्य से भी जुड़ता है तो हम इस पे CBI जांच
करवाने की मांग करते हैं। तो ये दूसरे राज्य से यूपी से गिरफ्तारियां हो रही है, यूपी में जो जेल तैनात थे सहारनपुर में उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरे राज्य से लिंकअप तो हो ही गया है। तो आप सीबीआई प्लस ईडी इसलिए कि हाकम सिंह राव जो पकड़े गए थे उनकी संपत्ति आप देख लीजिए, कल जो मनराल जी पकड़े गए उनकी कितनी संपत्ति है। आपको लगता है कि साहब जो जुगरान साहब ने कहा ये पौधा एक दिन का नहीं है, इसको शेल्टर दिया गया, फला फूला गया, और आज ये जब पेड़ बन गया तब हमें पता लग रहा है साहब ये तो हमारे राज्यों के युवाओं के भविष्य को ही खा गया है। आदरणीय जुगरान साहब कह रहे हैं, लेकिन कटिंग कौन करता है? जब बड़ा पेड़ हो जाए, मकान से ऊपर जाने लगे, तो जब मेरे घर के सामने बड़ा पेड़ हो रहा हो, अनावश्यक बढ़ रहा हो, उसकी जिम्मेदारी कब होती है? अरे आपके कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। आखिर अगर सहकारिता का भ्रष्टाचार सीबीआई के हवाले कर दिया गया होता, एसएससी की ये सामने ना आता। आपके एक घोटाले नहीं है, जो अभी गरिमान जी ने भी कहा, वो खुद भी माने जुगरान साहब, क्योंकि निश्चित तौर पर वो और हम तो राज्य आंदोलनकारी भी हैं। हमने राज्य बनाने का सपना इसलिए नहीं लिया कि कुछ लोग संपत्ति जोड़ लेंगे और हमारे नौजवानों का भविष्य खराब करेंगे। मेरी मांग है कि जो भी ये अभी तक हुआ है इसको निरस्त करना चाहिए और इनके मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका व्यू पॉइंट क्या है कि अभी तक जो मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, दो व्यक्ति अगर हाकिम सिंह और मनराल की बात के अनुसार ये 10 साल में इतने बड़े संपत्ति की इकट्ठा कैसे कर लेते हैं, इनको शेल्टर किसने दिया है, ये भी तो जांच होनी चाहिए साहब। बहुत सही सवाल है। आज जो मैं बात कहूँगा मुझे लगता है तमाम बेरोजगार भाई इस बात को समझेंगे। 9 नवंबर 2000 को भ्रष्टाचार का जो बीज उत्तराखंड की धरती में बोया गया था राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से, ये उसी का परिणाम है कि सत्ताएं बदली, चरित्र नहीं बदला। अब आज ये वट वृक्ष बन चुका है भ्रष्टाचार, और उसकी एक शाखा को आज यूपीएससी आप कह सकते हो, उस शाखा में भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और जनता का दबाव था, शायद उस पर कार्रवाई भी हो रही है। दुख की बात यह है 21 पकड़े गए, नेता कोई नहीं पकड़ा गया। छोटी मछलियों के हमारा ये कहना है कि ये इस राज्य का अभी दुर्भाग्य नहीं हुआ है, जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये तीसरी पीढ़ी है जो आज अपने रोजगार के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रही है। एक पीढ़ी जिसने उत्तराखंड आंदोलन में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बेरोजगार हो गए। दूसरी पीढ़ी इन भ्रष्टाचारियों के कारण बेरोजगार हो गई। हमारा ये कहना है, पटवारी भर्ती घोटाला होता है तो कांग्रेस के मंत्री जेल नहीं जाते, डीएम सस्पेंड हो जाता है। कोरोना भर्ती घोटाला होता है, डीजीपी के ऊपर गाज गिर जाती है, मगर मंत्री और गृह मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती। उसी तरीके से अगर ये शिक्षा की भर्ती का घोटाला हो रहा है और अगर यूपीएससी की भर्ती का घोटाला हो रहा है, मंत्री पे कार्रवाई नहीं हो रही है, छोटे छोटे बेचारे तिपैयों को, इस तरीके की युवा ओजस्वी तेजस्वी जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अब इससे काम चलने वाला नहीं है। मेरा यह स्पष्ट कहना है, जांच किसी की बैठा दीजिए, जब तक दो बड़े मगरमच्छ उत्तराखंड की छाती पे बैठे रहेंगे, बड़े चोरों पे कार्रवाई नहीं होगी। और ये जितने पकड़े गए, ये हाईकोर्ट से एक पैरवी में बरी होते हुए दिखेंगे। ये दुर्भाग्य पिछले 22 वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूँ मित्र, आप मुझे बताइए क्या जो इस वक्त आपको लगता है कि अब समय आ गया कि हम कुछ जांचों तक सीमित ना रहें, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है साहब, आप धीरे धीरे सब निकल कर आ रहा है। सर गड़बड़ी नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पर महा स्कैम हुआ है। मैं देख रहा हूँ प्रवक्ता लोग जो हमारे हैं पार्टियों के, वो आ रहे हैं, अपने बयान दर्ज कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने लिखित में क्या करा। इनके विधायक मुर्दे हैं क्या? विधानसभा में आप लोग बात क्यों नहीं करते? यानी आपके विधायक विधानसभा में लिखित में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कितने विधायकों ने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है? ड्राफ्ट कितने विधायकों ने कोई ड्राफ्ट बनाए हैं? युवाओं से बात करिए, नकल रोधी कानून में नकल कैसे रोकेंगे, उसके लिए आपने कितने लोगों ने विधायकों ने ड्राफ्ट बनाए हैं? किसी विधायक के पास विजन नहीं है। यूके ने तो एक ड्राफ्ट तैयार किया है ना, वो डिस्कशन के लिए आना चाहिए। आयोग ने किया है, विधायक हमारे हमने तो जनप्रतिनिधियों को चुना है। हमने हमारे घर में आए हैं, वोट मांगने हमारे पैरों में पड़े हैं, तब हमारे पैरों में 3 दिन बाद देखो गायब हो जाते हैं।
तो ऐसे विधायकों को हमने क्या करना है? उखाड़ फेंको ऐसे विधायकों को। और मैं कह रहा हूँ बॉबी भाई जैसे युवाओं को हमें जनप्रतिनिधि बनाना होगा। मैं समझता हूँ ये सिर्फ बेरोजगार संघ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक हमारे लोग विधानसभा में नहीं होंगे, लिखित में कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे गूंगे बहरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और नैतिकता जब तक मुख्यमंत्री से लेकर, इसके लिए मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है, अगर जो जिले हैं जहां हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, उत्तरकाशी, बड़े स्तर पर इन 3 जिलों का नाम आया है। एसएससी की भर्तियों में भी ये हुआ है कि इन जिलों में ब्लैक लिस्टेड किया गया है, यहाँ भर्तियां नहीं हुई है। पहला तरीका यह है कि इन तीनों जिलों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए जहां से सबसे ज्यादा धांधली आ रही है। जो निर्दोष युवा हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वो जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करें, उनके लिए आसपास अपनी। दूसरा यह है कि जितने जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, हर प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी हो कि वो अपने जिले की जिम्मेदारी ले। अगर किसी जिले में भर्तियों में धांधली होती है तो प्रभारी मंत्री का पद मैं आपकी एक बात से तो सहमत हूँ कि जो जिनको आपने चुन के जनप्रतिनिधि बनाया वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी है साहब बोलना। आप पहुंचे कैसे? आपको ये पावर किसने दी है? ये जनता के वोट ने दी है। हर एक विधायक को एजिटेटेड होना चाहिए था। ये इतना बड़ा मामला है क्योंकि जिन युवाओं के साथ ये हो रहा है, आप उनकी पूछिए। जुबलान साहब, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हम विधानसभा में क्यों जाते हैं? डिबेट हो, डिस्कशन हो, जनता से जुड़े मामले उठे, हम मजबूत कानून बनाए, उस कानून को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन उत्तराखंड में आपने देखा होगा साल में केवल 12, 13, 14 दिन विधानसभा चलती है साहब। तो कहाँ से इन युवाओं के भविष्य पर चर्चा होगी? और जो विधानसभा युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं करती, विधानसभा का कोई मतलब क्या है? वाजिब सवाल किया हमारे नौजवान साथी से। ये इनका सवाल नहीं, मेरा भी सवाल है। एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ऑल्सो, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टिविस्ट, एज एन उत्तराखंड आंदोलनकारी, मेरा भी यही मानना है कि उत्तराखंड की विधानसभा में हमारे जो माननीय विधायक किसी भी दल के आते हैं, क्या वो इन इश्यूज पर अपना उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी सक्रियता, उनका प्रोएक्टिव होना बहुत अच्छा होता। अगर वो ऐसे होते तो हमारे नौजवानों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। ये मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी दलों से बोलना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि विधायिका का काम विधायी कार्य करना है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है, ये उत्तराखंड का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सराउंडिंग दक्षिण भारत, उत्तर भारत की जो लेजिस्लेचर है वो अपना मूल काम भूल कर, मूल काम करने के बजाय सारे बाकी काम सारे कर रहा है। लेकिन विधायी कार्य में बहुत कम लोगों की भागीदारी, उनकी अटेंशन, उनके सुझाव, उनकी टीका टिप्पणी बहुत कम देखी जा रही है। इसी का यह असर है कि चीजें विधायिका के हाथ से बाहर निकली जाती हैं। अधिकारी ड्राफ्ट बना के लाते हैं, बहुत कम लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो इसका अभाव है। एक चीज और मैं बहुत स्पष्ट उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के नौजवानों के समक्ष अपनी ओर से और पार्टी की ओर से रखना चाहूंगा। 100% बड़े मगरमच्छ जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, मास्टरमाइंड जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, हाकम सिंह और मनराल प्यादे हैं, वो केवल स्पून है, चम्मच हैं। जब तक जो है बड़े प्यादे नहीं पकड़े जाएंगे, यानी जड़ के नीचे, जड़ की एक पूरी एक ताना बाना होता है। जड़ जो है कई रेशों से जुड़ी हुई होती है, वो रेशे साफ करके, वो मिट्टी, उतनी मिट्टी एरिया की साफ करके, जब तक उसका एक एक रेशा साफ नहीं होगा, ताना बाना जड़ का नहीं टूटेगा, तो साल भर बाद अगर हम टहनी काटेंगे, फोंगे काटेंगे, जड़ नहीं काट के ऊपर से काट देंगे। मौका है 22 साल बाद ही सही, अगर आज भी आंख खुल जाए पूरे उत्तराखंड की, पहले तो जनता की खुलनी चाहिए। नौजवान की थोड़ा खुलने लगी है, लेकिन अब खुलने लगी है। 2016 में भी खुली थी, मैं मानता हूं खुली थी, लेकिन अब उत्तराखंड के नौजवान को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल नौजवानों को एकत्रित होकर यूनाइट रहना चाहिए, एफर्ट करते हुए दिखना चाहिए। सरकार, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, सरकार की जो एसटीएफ चल रही है उसमें कुछ उम्मीद बंधी है, लेकिन अगर इस एसटीएफ से, मैं सार्वजनिक रूप से बात कहना चाहूंगा, हाकम सिंह के रिजॉर्ट में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी सांकरी में घूमने के लिए जाते हैं, वहां रुकते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे आया, इसका कोई खंडन अभी तक नहीं आया। तो खंडन ना आने की वजह से मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। क्या प्रदेश के पुलिस प्रमुख को इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, एलआईयू का इनपुट नहीं है, इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं है, उसके एसएसपी का इनपुट नहीं है, उसके थानेदार का इनपुट नहीं है? अगर प्रदेश का पुलिस का मुखिया डीजीपी अगर एक ऐसे व्यक्ति के यहां जाके रुक रहा है
तो फिर अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं इस स्टेट के अंदर 22 सालों से, ये बड़ा क्वेश्चन है। और एसटीएफ की हैसियत नहीं कि वो अपने डीजीपी से या बड़े नौकरशाहों से क्वेश्चन भी कर सके, वो तो सैल्यूट करेंगे। जय हिंद साहब क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे प्रश्न इसलिए आ रहे हैं, जनता की बात। और चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ओपन फेस बात के लिए उन्होंने कहा निश्चित रूप में पुनर्विचार करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल संस्तुति करेंगे इन सारे घोटालों की सीबीआई इंक्वायरी के लिए, और 10 वर्ष के पीछे की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मेहनत से, परिश्रम से, अध्ययन से पढ़कर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, 100 निर्दोष छूट जाएं, 100 गुनहगार छूट जाएं। न्याय व्यवस्था भारत की ये कहती है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के समय से, कि 100 गुनहगार छूट जाएं, एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो युवक 10 साल से मेहनत कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, और वो उसका चयन हो गया, अगर उस पर कोई एलिगेशन नहीं है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से यह भी मांग करेंगे कि ऐसे सब स्टूडेंट्स को आगे क्वालिफाई करें, उनकी ज्वाइनिंग दे, सशर्त शपथ पत्र लगाए कि इंक्वायरी चल रही है, और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो सीधे टर्मिनेशन किया जाए। ठीक है गरिमा जी, एक और बात, संदेह क्यों उठता है? आज तक आपने देखा होगा बीजेपी ने कहा तुम्हारे इतने घोटाले, कांग्रेस ने कहा तुम्हारे इतने घोटाले, ना उन घोटालों का पता है ना उन घोटाले करने वालों का पता है। तो लोगों को लगता है कि ये जांच भी क्या अपने कंक्लूजन तक पहुंचेगी, या ये भी सिर्फ दिखाने भर की रह जाएगी? देखिए, बहुत दुखद पहलू यह है कि उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने वाले उत्तराखंडी ही हैं। जो अभी भाई ने विधायकों के लिए कहा, बिल्कुल वाजिब बात है कि दिल के फफोले जल गए सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस उत्तराखंड के विधायक जो आज चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, 70 छोटा राज्य इसलिए बनाया जाता है कि प्रशासनिक तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसको हैंडल करना, उसको गवर्न करना, सुशासन लगाना आसान हो। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा देखने को मिला है कि 22 सालों में हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। अब यहाँ जो देखने को मिल रहा है यूके SSS भर्ती के बाद, एक ब्लेम गेम चल रहा है। पता नहीं युवा ये नाजुक मोड़ पर है, कम उम्र है, इनके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे इस राजनीति को, गंदी राजनीति को या षड्यंत्रकारी राजनीति को समझने में हमें समय नहीं लग रहा है। अब क्योंकि यूके SSS भर्ती घोटाला पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल के दौरान खुलासा हुआ है, तो गाज मुझ पर ना गिरे इसलिए 2018 के घोटाले सामने लाए जा रहे हैं। आज के आप अखबार लाइए तो घोटाले सामने आ रहे हैं, अच्छी बात है, तारीफ काबिल है, लेकिन पहले क्यों नहीं आए? इसलिए क्योंकि मेरी कमीज ज्यादा साफ है, उसकी ज्यादा बेदाग है। त्रिवेंद्र को घेरो, मुझे मत घेरो, ये वाला खेल चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है जिसमें पिस युवा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जितने भर्ती घोटाले अभी तक लाइमलाइट में आए हैं, सबकी निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ। कह रही कि ये आपस में लड़ाई तो नहीं चल रही है जुगरान साहब? देखिए गरिमा जी बहुत डिप्लोमेटिक हैं, बहुत मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं, मैं तो राजनीतिक भी नहीं हूँ। बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है कांग्रेस की। लेकिन मैं आदरणीय गरिमा जी यानी कांग्रेस जो ये बोल रही है, इस बात को सिरे से नकारता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ यूके SSS की स्थापना के बाद से पब्लिक सर्विस कमीशन को सबसे पहले कोर्ट में मैं ही लेके गया था 2004 में। 10 साल मैंने डिफेमेशन झेला है, रोशनाबाद हरिद्वार कोर्ट से जमानत कराई है। कम से कम आज से 10 वर्ष पहले के सारे मामले, चाहे वो हमारी सरकारें रही हो या किसी, क्योंकि ये एक दिन में पौधा नहीं पनपा है, यूं ये एक जो है वृक्ष बनता है। I want to counter him. I just want to ask जुगरान जी कि क्या कारण है कि ये जो घपले घोटाले 2018, 19, 17 वाले हैं, ये अब खुलासे हो रहे हैं? अभी तक कहाँ सोए थे? अभी तक सारे विभाग कहाँ सोए थे? ये घोटाले कहाँ दबे पड़े थे? और उसमें भी इस व्यक्ति का बड़ा हाथ है जो देखिए, इट इज वेरी क्लियर कि अपने आज अगर संज्ञान में आ रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, संज्ञान में आ तो गए। कम से कम उत्तराखंड के अंदर 22 वर्षों से क्या चल रहा है, और अभी तो इतने बड़ा घपला उत्तराखंड में है जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं ताज्जुब मानता हूं कि उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का मीडिया, उत्तराखंड की लेजिस्लेचर, उत्तराखंड की पॉलिटिकल पार्टीज उस घपले की बात क्यों नहीं कर रही हैं जो सबसे बड़ा घपला सबको फटी आंखों से दिखता है। क्यों मौन है लोग? क्या है वो बता दीजिए ना। बहुत बढ़िया। अगर हमारे लगता है यहाँ पर खुलासा होता है। अगर हमारे नौजवानों को
अगर हमारे तैयार है उसकी तरफ। एक मिनट देखिए जुगरान जी के लिए क्वेश्चन है सर नेता है ये एक रिक्वेस्ट है, ये बच्चे तड़प रहे मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट के लिए, क्या जुगरान जी यहाँ आश्वासन देते हैं सही बात है। मुख्यमंत्री जी से? एक और क्वेश्चन है एक मिनट इस पर मैं आता हूँ। लेकिन नौजवानों से रिलेटेड ही बॉम्ब है, नौजवानों की नियुक्ति से संबंधी बॉम्ब है, और मैं उस बॉम्ब के खिलाफ उत्तराखंड बनने के बाद से अकेले मुझे एक नौजवान का समर्थन इस उत्तराखंड में नहीं मिला। ये सब समर्थन करने को तो नौजवान आज खड़े हुए हैं वीडियो प्रकरण के बाद, लेकिन ये उस समय नहीं रहे होंगे, उस समय हाई स्कूल में रहे होंगे, 8वीं में रहे होंगे, उसकी चर्चा करेंगे, वो बम फोड़ेंगे। लेकिन मैं नौजवानों से अब उस बॉम्ब का इंतजार सबको होगा, ये होगा 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 कहीं ऐसा तो नहीं आपके पार्टी के लोगों की नींद उड़ जाएगी कि किसके ऊपर बॉम्ब गिर रहा है? मेरी पार्टी के नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोग जो हैं उसमें पूरा समाज है, राजनीतिक दल है, उत्तराखंड का नौजवान है, और उत्तराखंड का विदाउट एजेंडे का वो तमाम, उसमें मीडिया भी है, तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड हैं, उपकृत हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं 22 वर्षों की कहानी वो हम लोग करेंगे, लेकिन अगर हमारे युवा, हमारे नौजवान साथी चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली जरूर 100% उनकी उपलब्धता के हिसाब से आप लोगों का एक डेलीगेशन निश्चित रूप से नहीं कभी नहीं। क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी भेंट नहीं हुई? आए ना बताइए। बड़े मुश्किल से एक बार मतलब इतने हुई है, बड़ा लेकिन लेना कम हुई है। पड़ता नहीं मिलता आसानी से, ये इतना कठिन हो गया है कि ईश्वर प्राप्त हो ठीक है। जाएंगे, पर हमारे मैं 7 दिनों के अंदर सर 7 दिनों के अंदर एक बार पल्ले खोलेंगे हम। जुगरान जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और जुगरान जी ने पहले भी बेरोजगारों के पक्ष में बोला है, पर सिर्फ बोला है, किया कुछ नहीं है सरकार ने आज भी। ये बोलते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन आज तक अगर इन्होंने कोई लिखित में कार्रवाई हुई है सर, विधानसभा में जो पीछे से भर्तियां हुई है उनका क्या? आप कहते हैं वीडियो रह गया है क्या? जो कनीर साहब ने जो निकाल रहे हैं, इन्होंने लीक किया था, उसकी जांच क्यों नहीं? अगर ये बात हो रही है, जो अधिकारियों के जो बच्चे हुए हैं ये वन दरोगा में, एक ही परिवार के 2-2, 3-3 बच्चे हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, उनका क्या? आज वीडियो चलो ठीक है, मानते हैं वो एक मुद्दा है, उसकी जांच चल रही है, और वो कह रहे हैं कि वो जुगरान जी ने एक बात बोली है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी, अरे आवश्यकता है, सीबीआई जांच की आवश्यकता है, बिल्कुल पड़ेगी। अरे भैया कब पड़ेगी? जब ये मामला शांत हो जाएगा तब पड़ेगी। ठीक है मित्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा मामला है, सभी सरकारें जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन आज इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, छात्र, वो भी आज का युवा, ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला इतना बड़ा अभी यहाँ पर उठा है, लेकिन मुझे कोई यहाँ पर कोई मंत्री, कोई बड़ा मंत्री नहीं दिख रहा है, ना किसी की तरफ से कोई आश्वासन दिया जा रहा है युवाओं को। पहला कि ये जो इतनी बढ़ती हुई है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें इतने सारे भ्रष्टाचारी लिप्त हैं, लेकिन इसको रद्द करने की मांग नहीं हो रही है, किसी ने भी बात नहीं करी है। दूसरा कि इतना बड़ा मामला उजागर हो रहा है, हर राज्य से कनेक्शन मिल रहे हैं, 2-3 राज्यों से, अभी आगे और मामला STPF जांच करेगी तो आएगा, लेकिन अभी तक CBI जांच की मांग बड़े स्तर पे कोई नहीं कर रहा है, कोई मंत्री सामने नहीं निकल के आ रहा है कि CBI की जांच। तीसरा कि इतने सारे भ्रष्टाचारी, इतनी सारी संपत्तियां इनके सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला है। जिस प्रकार मैं कह रहा हूं कि जो इनके माता पिता है, जिन्होंने ये पैसा दिया है 15-15 लाख रुपए, जो ये छात्र हैं, जो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आप ये नहीं सोचते कि ये आगे जाएंगे, उस पद पे बैठेंगे तो आगे भी भ्रष्टाचार ये बड़ा मुद्दा है। भर्जी कहाँ गए? भर्जी ये बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, जो पैसे देके आ रहा है तो पूरा टाइम पूरा सिस्टम तबाह कर देगा साहब। रमेश जी, आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, उत्तराखंड के भाग्य का फैसला सचिवालय में होता है, और सचिवालय में आपत्तिजनक